DN 100 में आपका स्वागत है। चलो नागपुर 6 अक्टूबर 2022 देश और संविधान बचाने के लिए नागपुर में ऐतिहासिक रैली पर बोले हर्ष। बामसेव जिस तरीके से नागपुर का घेराव करने जा रही है, तो उसमें आप उत्तराखंड जैसे रहने वाले हैं, तो उत्तराखंड से कितने लोग जा पाएंगे और वहां सभी जगह से कितने लोग पहुंच पाएंगे? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद कि आप राष्ट्रीय मुद्दे को प्रसारित करने के लिए हमारे पास आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि संगठन का आदेश हुआ है कि हमने आरएसएस के मुख्यालय को घेरना है, तो उत्तराखंड से हम कोशिश तो कर रहे हैं कि ज्यादा जाएं, और कम से कम 200-300 लोग हम यहां से जाने की कोशिश में हैं, और एंड टाइम पे दिखता है कितने लोग जाते हैं, जा पाते हैं। और सभी जगह हम मैसेज देते हैं, वर्बल मैसेज भी देते हैं, और सभी को ये वो कर रहे हैं कि या तो आप लड़ाई के मैदान में जाएं, या अगर नहीं जा पा रहे हैं तो लड़ाई के मैदान में जो खर्चा हो रहा है वो निकाल के दो, किसी दूसरे को भेजेंगे, आप नहीं जा रहे तो फंड जनरेशन के लिए हम आपस में ही वो करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा कोई अडानी अंबानी फंड देने वाला तो है नहीं, हमने अपने से ही लेना। तो जो भी हम 200-250 जितने भी होते हैं लोग, उनको आने जाने का खर्चा है, वो हम मीट आउट करेंगे, उन्हीं लोगों से करेंगे जो नहीं जा पा रहे हैं, और उनको देंगे जो जा रहे हैं। जाने की अगर हम बात करें, क्या ऐसे जैसे आप सब लोग जाएंगे वहां पर, बहुत बड़ा काफिला जाएगा, तो क्या रास्ते में कोई सरकार या कोई किसी चीज को लेकर बांधा आ सकती है? नहीं, अब तो लोकतांत्रिक तरीके से एज ए यात्री के तरीके से हम जा रहे हैं, कोई हम हुड़दंगी थोड़ा ही है। ट्रेनों से जाएंगे, दूर का रास्ता है, बामसेव के अधिवेशनों में आते हैं लोग, पूरे भारत से आते हैं, उसी तरीके से हम ट्रेनों में रिजर्वेशन करा के जाएंगे। वहां जाने का इशू क्या रहेगा आपका? इशू ये है कि जो भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते लोग, जो इस देश के संविधान को नहीं मानते, जिनकी संस्था रजिस्टर्ड भी नहीं है, वो लोग हमारे ऊपर अन्याय, अत्याचार और जुर्म जातियां कर रहे हैं। हमको लड़ाया जा रहा है, और वो लड़ाए जाने के जो उदाहरण है वो तमाम भरे पड़े हैं। माइनॉरिटी के साथ मॉब लिंचिंग है, और उनके कारोबार को तहस नहस करने की जो षड्यंत्र होते रहते हैं। एससी के, एसटी के, ओबीसी के साथ में जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, और यहां तक कि मूछ रखने पे ही आदमी मार दिए जा रहे हैं। अभी एक बच्चे ने पानी का घड़ा क्या छू लिया, उसे ही मार दिया गया। तो कहां तो उसकी मजम्मत करनी चाहिए थी, वो संगठन जो है उसके फेवर में, मास्टर के फेवर में इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये सब कहां से आ रहे हैं संस्कार? तो ये नागपुरिया संस्कृति है, इन लोगों की तरफ से आ रहे हैं। उसको विरोध करने के लिए हम लोग जो है उनका घेराव करने जा रहे हैं। वहां घेराव क्या, वहां पे सभा होनी है, और उस सभा में जो मुद्दे रखे गए हैं उन मुद्दों पे चर्चा होनी है। तो जो सभा है नागपुर हेडक्वार्टर के सामने ही जो सभा स्थल बनाया जाएगा, उसमें उन्होंने 5-6 मुद्दे रखे हुए। तो पहला मुद्दा है कि भारत में ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए, जातिवार जनगणना होनी चाहिए, खाली ओबीसी की नहीं, सबकी। दूसरा ये है कि अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ऑस्ट्रेलिया से चीता खरीद के लाए, वो कह रहे हैं कि यहाँ चीते कम हो गए, यानी कि चीतों की गिनती हो रही है, लेकिन यहाँ ओबीसी कितने हैं उसकी गिनती नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही भाई? तो पहला मुद्दा तो है ओबीसी की गिनती हो, और उनके हिसाब से जनगणना कराई जाए। जो 1931 से बंद पड़ी, उससे भारत में कई तरह की समस्याएं पैदा हो रखी हैं। अगर आप उसको करते हैं तो ये समस्याएं दूर हो सकती हैं। दूसरा मुद्दा है, लोकतंत्र व्यवस्था में ईवीएम मशीन ने हम सबके वोट की वैल्यू 0 कर दी। अब आप बटन किसी का दबाएं, वो सेट है उधर कहां जाना है। और 20 साल से आप देखें कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की मनुवादी ब्राह्मणों की सरकारें
देश में बन रही है। और उसका डंडा क्या है कि लोगों को राहत देने के बजाय बुलडोजर संस्कृति आ गई यहाँ पे। वो क्यों आई? आपके वोट की वैल्यू 0 है और उन्होंने ईवीएम से वोटों का इंतजाम कर लिया। अच्छा, उन्होंने इंतजाम कर लिया, आपकी हमारी क्या जरूरत रहेगी? फिर तो हमारे घर बुलडोजर से ही टूटेंगे, हमारी रेडी पटड़ी जो सड़कों पे लगी होंगी उनका सत्यानाश किया जाएगा और ज्यादा बोलेंगे तो अंदर बंद कर दिया जाएगा। वही हो रहा है। उसको रोकने के लिए ये जो जनगणना का मामला है वो हो गया। दूसरा मामला ये ईवीएम हटा के और आप बैलेट पेपर से करो। और अगर कहते हो कि बैलेट पेपर पुरानी व्यवस्था हो गई तो चलो ठीक है, आपने जो वीवीपैट मशीन लगा रखी है ना उसकी पर्चियां गिन लो। हम कहाँ कह रहे हैं कि बैलेट लगा हुआ, आप जो वहां से वीवीपैट से मशीन में जो पर्चियां गिरी हुई हैं पर्चियों को गिन लो, वो मशीन छोड़ दो, डिजिटल डाटा छोड़ दो और जब कहीं कोई विवाद होता है तो पर्चियां प्लस वो डिजिटल डाटा को कर लो। तो सारा धंधा वो डिजिटल डाटा में है। ये पर्चियां फिर क्या अचार डालने के लिए बनाई गई हैं? ये पर्चियां क्यों नहीं गिनी जा रही हैं? इस मामले में भी वहां पे बात होगी। और माइनॉरिटीज के हक अधिकार जो अन्याय अत्याचार होते हैं, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि भाई इनके लिए भी एससी और एसटी की तरह एट्रोसिटीज एक्ट बनाया जाए। जिस माइनॉरिटी पे कहीं भी जुर्म जाती हो वो उस एक्ट के तहत कवर्ड हो, तो ये रोका जाए। दूसरा, ये जो बेरोजगारी की समस्या खड़ी कर दी, संविधान के अगेंस्ट में जाकर के सरकारी संस्थानों को बेचा जा रहा है और बेच के बेरोजगारी पैदा की जा रही है। और उस बेरोजगारी का यह है कि लाखों करोड़ों की तादाद में युवा बेरोजगार हैं। स्कूलों में नई शिक्षा नीति ला गई। पहले मनुस्मृति के हिसाब से तो डायरेक्ट बैन था कानूनन, आप पढ़ ही नहीं सकते। और अब चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन है बीच में तो ऐसा तो नहीं कह सकते, तो दूसरे तरह का अपनाया कि लोगों की एजुकेशन इतनी महंगी कर दे कि कोई पढ़ ही ना सके। इसके बारे में वहां बातें होंगी और ये तमाम मुद्दे वहां पर डिस्कशन होंगे। और उस डिस्कशन के बाद हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो भी ये लोग हैं, जो हुक्मरान बने हुए हैं, ये लोग, ये भारत के संविधान को माने, भारतीय बने। अभी कोई भी यहां भारतीय नहीं है, भारतीय बने और भारतीय बन के भारत को अपना मुल्क समझे, भारत के बाशिंदों को अपने भाई बंधु समझे, उनके साथ समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के हिसाब से चले और भारत के संविधान के अनुसार भारत का निर्माण हो। ये अभी ऐसा नहीं हो रहा है। जिस तरीके से हम देखते हैं उत्तराखंड में एक बेटी के साथ में घटना घटी है अंकिता की, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? जो एजुकेशन पढ़कर, एजुकेशन हासिल कर कर एक नौकरी मांगती है और कोई भी लड़की किसी कहीं की भी हो, अगर उसके साथ में कोई घटना घट जाती है इस तरह की, तो उसमें आप किस तरह से देखते हैं? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय घटना है। ये अमानवीय घटना है। इस घटना की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, ईमानदारी से मिलनी चाहिए, किसी भी रुतबे का उसमें प्रभाव ना हो, सरकार उसमें ध्यान से देखे और आने वाले टाइम में भी ऐसा फिर ना दोहराया जा सके, उसके इंतजाम करे। संविधान को लेकर जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं उसमें आप किस तरह से देखते हैं? हमारे जो रैबर हैं, जिनको हम रैबर मानते हैं, उन लोगों का, जिन्होंने संविधान बनाया, उन लोगों की राय थी कि हिंदू राष्ट्र एक दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था होगी और ये सिर्फ हवा खड़ा करना चाहते हैं, लोगों में भ्रम पैदा करके और लोगों को डरा करके, लड़ा करके ये अपना जो है राजपाट चलाना चाहते हैं। क्योंकि ये जो ब्राह्मण है ये 3.5% है, अल्पसंख्यक है और 3.5% ब्राह्मण अपने वोट से किसी ग्राम पंचायत में सदस्य नहीं चुनवा सकता, प्रधान तो बहुत दूर की बात है। तो ये झगड़े फसाद करके हमारे बीच में ये पूरी देश की पंचायत का प्रधानमंत्री नियुक्त कर रहे हैं।
तो ये जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र इसी षड्यंत्र का एक पार्ट है और वो बेसिकली एससी, एसटी और ओबीसी को हिंदू बोलते हैं। तो हम पूछ रहे हैं कि जब एससी, एसटी को तुम हिंदू बोलते हो तो क्या एससी, एसटी, ओबीसी का राज इस देश में लाना चाह रहे हो? पहले तो ये क्लियर करें। और अगर तुम्हारी और कोई मंशा होगी तो लोगों में अब जागरूकता है, वो जानते हैं, उन्होंने मनुस्मृति का कानून भी झेला हुआ है, उसको भी उन्होंने जो यातनाएं उसमें सही हैं वो किसी को भूली नहीं गई हैं। अभी तो 60-70 साल से ही हमारा संविधान लागू है, तो उससे पहले तो 3-1 साल से तो हम मनुस्मृति को झेल रहे थे, उसको फेस कर रहे थे। तो ये हिंदू राष्ट्र का हम सख्त विरोध करते हैं। हम भारतीय लोकतंत्र राष्ट्रवाद चाहते हैं, भारतीय लोकतंत्र राष्ट्रवाद। लोकतंत्र राष्ट्रवाद का मतलब है सभी की उसमें हिस्सेदारी, भागीदारी हो, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी हो, ये कॉन्सेप्ट है। अगर ये लोग संविधान को बदलते हैं हिंदू राष्ट्र में, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? ये तो एक तरह से हवाई सवाल है। संविधान बदलने की ताकत इनमें है नहीं, हमने लोगों को जागरूक कर दिया। हाँ, संविधान का ये उल्लंघन कर सकते हैं, बदल नहीं सकते। बदलने की इनकी औकात नहीं, इनकी मेजोरिटी नहीं है। हाँ, सत्ता में बैठ के उसका उल्लंघन करके मनमानी तो कर सकते हैं, जैसे कोलोजियम सिस्टम से जज बना रहे हैं, कोई परीक्षा नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, हर जज दूसरे जज का अंकल, मामा, चाचा, ताऊ है, 200-300 फैमिलियां हैं, वही पूरी जुडिशरी संभाल रही हैं अपनी। ऐसा तो कर सकते हैं, बिना इंटरव्यू के, बिना एग्जाम के, लेटरल एंट्री से आईएएस तो बना सकते हैं, बना रहे हैं। और 324 बच्चे आईएएस के, ओबीसी के, उनको क्रीमी लेयर से वो बाहर तो कर सकते हैं, अपने आदमी तो बिना एग्जाम के बिठा दिए। और 324 ओबीसी के बच्चे जिन्होंने यूपीएससी की एग्जाम पास करके और कैडर अलॉटमेंट के टाइम पे उनको बोला नहीं तुम तो क्रीम लेयर में हो, ऐसा कर सकते हैं। बिना उसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन ये दे सकते हैं, उल्लंघन। और उसमें ये धारा जोड़ दी कि सिर्फ और सिर्फ सवर्ण हिंदू होगा उसमें, कोई मुसलमान उसमें ईडब्ल्यूएस कोटे में नहीं, कोई ओबीसी नहीं, कोई एससी नहीं, कोई नहीं। वो तो वो कर सकते हैं, लेकिन संविधान बदलना इनके बस की बात नहीं है। आज बहुत सारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, फुले और हमारे जो महापुरुष हैं उनके अनुयायी भारत में जगे हुए हैं।